So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Fire Experience Solution where your health is our priority. So in this video we are going to discuss an important topic, that is the difference between the Bell's palsy and the facial palsy. And I assure you that be with me for the next 10 to 15 minutes and you will definitely understand the whole basics and neurophysiological principle behind this particular condition. So let us start with this topic. So my dear friends, you might have seen this condition mostly in winters, क्योंकि ये जो conditions है, एक मेन जो इडियोपैथिक कॉज माना जाता है इस कंडीशन का वो है एक्सट्रीम विंटर्स या फिर एक्सट्रीम कोल्ड स्ट्रेस की वजह से जो हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसमें एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन विंटर्स में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट देखी जाती है। दूसरा, एज द नेम सजेस्ट फेशियल पैरालिसिस का मतलब कि जो मसल्स हैं उसकी जो मेन फंक्शन है, मसल का मेन फंक्शन क्या होता है? मसल का मेन फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए पर्टिकुलर एक्शन एट ए जॉइंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैरालिसिस हुआ मतलब कि मसल वीक हो गई तो उसका काम नहीं कर रहा है, एंड द फंक्शन ऑफ द फेशियल मसल्स इज टू क्रिएट सम एक्सप्रेशंस, closing of the eye, opening of the eye, speaking and chewing, and there are different actions which also help us to communicate. So अगर किसी को facial paralysis होता है तो उसके different aspects जो है वो affect होते हैं। So my dear friends, जो basic differences हैं Bell's palsy और facial palsy के बीच में वो ये है कि Bell's palsy भी एक facial palsy ही है, क्योंकि facial paralysis is just an umbrella term। मार्क माई वर्ड्स, जो फेशियल पैरालिसिस है वो अब एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारे टाइप की पैरालिसिस आते हैं। जो भी ऐसी पैरालिसिस जो फेशियल मसल्स को अफेक्ट कर रही हैं उसको बोला जाता है फेशियल पैरालिसिस। एंड बेल्स पैल्सी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फेशियल पैल्सी in which the cause is unknown, also known as idiopathic causes वो causes होते हैं जिसमें कि कारण का पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से हुआ है। तो अगर ऐसी कोई पैरालिसिस जो फेशियल मसल को अफेक्ट कर रही है जिसका कॉज अननोन है और वो LMN नेचर शो कर रही है, LMN मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द UMN एंड द LMN। सो LMN टाइप ऑफ लीजन विद एन इडियोपैथिक रीजन of paralysis of basically affecting the facial muscle is known as Bell's palsy। लेकिन फेशियल पाल्सी होने के डिफरेंट कॉजेज और हो सकते हैं, लाइक कोल्ड एक्सपोजर, इन्फेक्शन लाइक हर्पीज एंड डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस, bone fracture like fracture in the skull bone, your tumors, and stroke is the most common and the potent, or you can say the prevalent condition which can lead to facial paralysis of the contralateral side particularly. So my dear friend, as you can see in the diagram where I can move my cursor, this side the person, you can see that there isn't only problem in smiling। बेसिकली होता क्या है, जब एक साइड की मसल वीक हो जाती है तो दूसरे साइड की मसल जो है ओवरराइड करने लगती है। तो जो वीक वाली साइड है और जो स्ट्रॉन्ग वाली साइड है, हमें पता है कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को दबाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो पुल करती है वीक साइड को अपनी तरफ। जैसे कि हमारे पे मान लो वेइंग स्केल है, जिस साइड वेट ज्यादा होगा तो शिफ्ट भी उस साइड ज्यादा होगा ना। तो ऐसे ही जो फेशियल मसल एक साइड की वीक होती है तो मसल इंबैलेंस की वजह से जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है इट टेंड्स टू पुल द वीकर साइड। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो बेल्स पाल्सी में यहाँ पे तीन दिक्कत देखने को मिल रही है। एक तो पेशेंट इज नॉट एबल टू फ्रॉन लाइक रेज हिज आईब्रोज, पेशेंट जो है आई ओपन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर इफेक्ट हुई है। दूसरा, स्माइल भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी रिजोरियस मसल अफेक्ट हुई है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक इज एन UMN प्रॉब्लम। UMN मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो उसमें सिर्फ इतना रीजन अफेक्ट हो रहा है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो चेंजेस हैं जो पैटर्न में, दोनों है फेशियल पाल्सी, लेकिन बेल्स पाल्सी वो वाली फेशियल पाल्सी इसका कोई कोज नहीं पता। ठीक है, तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से समझेंगे कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। बस आपको बड़े ध्यान से सुनना है और हम एक सिंपल सी स्टोरी से इसको समझेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा मैं बेसिक बताना चाहूंगा जिससे कि आपको एनाटॉमी का आइडिया हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये और ये दो आई बनाई गई है जिसपे मेरा जो है कर्सर मूव कर रहा है। तो इसका जो अपर पार्ट है ये वाला और ये इसका लोअर पार्ट।
एंड राइट सिमिलरली दिस साइड। और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये है आपका फेस। जो फेस वाला स्ट्रक्चर है ये इसको गोल से डिपिक्ट किया गया है और ऊपर आपको समझ आ ही रहा है उसके डायग्राम से कि वो ब्रेन का डायग्राम है। तो क्या होता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर गोल है, दो जो बनाए हुए हैं ये है सेवंथ क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, जो हमारे सेल बॉडीज का स्ट्रक्चर जब वो कंबाइन होते हैं उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं हमारे मेन नर्व के थ्रू, किसको, मसल्स को। और मसल्स के पास जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो अब क्या हुआ कि जो कनेक्शन ब्रेन से न्यूक्लियस के पास आते हैं, ब्रेन मेन है, जो मेन सेंटर कंट्रोलिंग सेंटर है, और हमारे पास न्यूक्लियाई है जो कि इंफॉर्मेशन को आगे रिले कर रही है मसल्स की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक अब मान के चलते हैं जो हमारा ब्रेन है वो मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद न्यूक्लियाई आती है। तो जो भी कनेक्शन न्यूक्लियाई से ऊपर होते हैं उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाए उसको बोला जाता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई भी लीजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम अगर न्यूक्लियस से ऊपर वाले लेवल में हो जाए, जो न्यूरॉन्स ब्रेन को न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कोर्टिको बल्बर न्यूक्लियाई या फिर कोर्टिको बल्बर कनेक्शन बोलते हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आती है उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, मतलब दिक्कत आना, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस से मसल के बीच का जो रास्ता है, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन जो निकलते हैं, सेल्स जब क्रॉस कर गया न्यूक्लियाई को, जो न्यूरॉन क्रॉस कर गया, तो उस न्यूरॉन में अगर कहीं दिक्कत आती है आफ्टर पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई, उसको बोला जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। दोनों का पैटर्न डिफरेंट होता है जो कि एक इस वीडियो का कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में कैसे कैसे डिफरेंस हो रहा है, कैसे वो एलएमएन और यूएमएन में डिफरेंशिएट होता है। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं रेड और ग्रीन और रेड और ब्लैक वायर। ऐसे ही हम मान के चलते हैं कि जो हमारा ब्रेन की सर्किट है वो एक इलेक्ट्रीशियन को हमने बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को बोला कि हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कि जो ब्रेन है वो मेन ट्रांसफॉर्मर है जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। जो ये दो बनाए गए हैं, ये दो गोल स्ट्रक्चर जिनके चारों तरफ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये दोनों है हमारे रिले सिस्टम, जो कि एक इस वाले फेस को सप्लाई करेगा, एक इस वाले फेस को सप्लाई करेगा, लेफ्ट राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दूसरा इसका अपर हाफ और लोअर हाफ है। तो अपर हाफ जो है वो अपर हाफ, जो हमारे फेस का अपर हाफ है उसको सप्लाई करेगा, जो लोअर हाफ है इस रिले सिस्टम का वो लोअर हाफ को सप्लाई करेगा। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये हमने अपने इलेक्ट्रिशियन को बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने इसके कनेक्शन को जोड़ देना है, ठीक है। और ये मेन जो, अब देखो, एक अप्लायंसेस बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो हमारा फैन है, वो तभी चलेगा जब मेन कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मेन कनेक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ये बैठा ट्रांसफॉर्मर बड़ा सारा, ये हो गया हमारा ब्रेन। अब हमारे इलेक्ट्रिशियन ने करा कि भैया मैं कर दूंगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कनेक्शन जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। क्या हुआ, जो अपर पार्ट था रिले सिस्टम का, उसमें उसने दोनों साइड से कनेक्शन जोड़ दिए। कि अगर सपोज करते हैं कि एक हमारे जो ब्रेन है उसमें दो साइड ट्रांसफॉर्मर है, राइट एंड लेफ्ट, अगर राइट वाला ट्रांसफॉर्मर भी खराब हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपर पार्ट में लेफ्ट से भी तार जोड़ दी है। ये जो लाल वाली तार जोड़ी है, इसने क्या करा कि दोनों ट्रांसफॉर्मर, जो दोनों पार्ट है हमारे न्यूक्लियाई का, जो अपर पार्ट है, जो रिले सिस्टम का अपर पार्ट है, उसमें दोनों तरफ से सप्लाई जोड़ दी। मतलब लाल वाली तार दोनों से जोड़ दी। अगर एक साइड खराब भी हो जाती है, मान लो ये वाली तार कट जाए गलती से, ये वाली तार जो है, लेकिन फिर भी जो इधर वाला ट्रांसफॉर्मर है इससे कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। अनलेस दोनों ना कटे तब वो अलग बात है, लेकिन अगर एक तार कट भी जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरे से बिजली तो आ ही रही है, और जब दूसरे से कनेक्शन मेंटेन्ड है तो घर में लाइट नहीं जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ऊपर तो उसने ओके कर दिया, ये चाहते थे कि हम अगर एक फेज की लाइट चली जाए दूसरे फेज की लाइट बची रहे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, जो लोअर हाफ है न्यूक्लियाई का, जो रिले सिस्टम का लोअर हाफ है, इसमें सिर्फ एक साइड के कनेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, अगर वो एक साइड का ही कनेक्शन कट जाए तो क्या होगा, अगर एक साइड का कनेक्शन कटा तो मतलब लाइट गई, दूसरी साइड से कनेक्शन है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से सिमिलरली जो हमारा सेवंथ क्रेनियल नर्व है, उसमें जो सुप्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर से ऊपर ट्रैक्ट्स हैं, तो उसके पास ब्रेन से दोनों तरफ से सप्लाई आती है। लेकिन जो लोअर हाफ है, दिस इज द लोअर हाफ, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड से एक साइड सप्लाई आ रही है। अगर ये कट गया तो नीचे का कनेक्शन खत्म, लाइट बंद।
लेकिन अपर वाले में क्या है कि जो अपर हाफ है इसका, इसमें दोनों साइड से कनेक्शन आ रहे हैं, लेफ्ट वाले ट्रांसफॉर्मर से भी और राइट वाले ट्रांसफॉर्मर से भी। तो अगर एक साइड की बिजली चली भी जाती है तो दूसरे साइड का कनेक्शन मेंटेन है, लाइट चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो इसलिए ही ये जो पैटर्न का डिफरेंस आता है आप उसको समझते हैं। आई होप अब तक की कहानी आपको समझ आ गई है कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिशियन ने गलती कर दी है ना इस न्यूक्लियाई के कनेक्शन में, कि अपर वाले पार्ट में दोनों तरफ से बिजली दे दी, लेकिन लोअर वाले हाफ में सिर्फ एक तरफ से ट्रांसफॉर्मर से तार जोड़ दी, दूसरी तार जोड़ना भूल गया। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा अपर मोटर न्यूरॉन्स हो गए ये। अब ये कनेक्शन मेन अप्लायंसेस जो हमारी ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे ये बल्ब लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है, इससे जोड़ने के लिए जो वायर निकली ऐसे करके, अपर वाले को अपर और लोअर, अपर वाले को अपर और लोअर वाले को ये यहां से गया वायर नीचे, ठीक है। तो जो अपर वाला कनेक्शन उसने अपर वाले से जोड़ दिया, ओके, नीचे वाला कनेक्शन नीचे वाले से जोड़ दिया। तो ये अब तक ये हमें क्लियर हो गया कि जो अपर पार्ट और न्यूक्लियाई का उसके पास दोनों तरफ से सप्लाई है, नीचे वाला जो पार्ट है न्यूक्लियाई का उसके पास सिर्फ एक तरफ से सप्लाई है। तो इससे हमें एक चीज समझ आई कि अगर किसी को अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन का मतलब अगर सिर्फ एक साइड की तार किसी की कट जाए ये वाली, फिर भी जो दूसरी वाली तार ट्रांसफॉर्मर से आ रही है वो बिजली फिर भी देती रहेगी। इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि जो हमारा अपर पार्ट है, जो ये पंखे लगे हुए यहाँ पे, ये कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन जो लोअर वाला रीजन है इसके पास सिर्फ एक ही सप्लाई है। उस एक सप्लाई आने की वजह से अगर ये दिक्कत होती है उस अपर मोटर न्यूरॉन में, तो जो हमारा लोअर हाफ है फेस का, कॉन्ट्रालेटरल साइड का, वो अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट जो है, जो न्यूक्लियाई, जो रिले सिस्टम अपर पार्ट जो है हमारे फेस का उसको सप्लाई कर रही है, उसके बाद दोनों तरफ से कनेक्शन है, एक कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से बिजली आ रही है वो चलता रहेगा। लेकिन जो लोअर हाफ है उसके पास सिर्फ एक ही सप्लाई है, अगर वो भी कट गई तो सिर्फ बंदे का हाफ फेस अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह से सप्लाई नहीं आ रही है, सिंगल सप्लाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रिशियन ने गलती कर दी है। इसी वजह से अगर किसी पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन मतलब कि सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी मतलब कि न्यूक्लियस से ऊपर कोई कनेक्शन कट होता है, लाइक इन केस ऑफ स्ट्रोक, सो उसका लोअर हाफ अफेक्ट होता है कॉन्ट्रालेटरल साइड का। लोअर हाफ का मतलब सिर्फ इतना रीजन अफेक्ट होगा, तभी जो पेशेंट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो स्माइल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी ये वाला रीजन पैरालाइज हो गया था, लेकिन अपर हाफ बच गया था। अब बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन की। ये तो हो गया हमारा सारा जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कनेक्शन किया है। अब ये इलेक्ट्रिशियन ने जो वायर नीचे जोड़ी है, न्यूक्लियस के बाद वाली वायर जो आपको घर में दिखती है, वायर ट्रेवल करती है ना, लाइट से कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट फैन से कनेक्ट हो रही है, वो वाली वायर। अब मान के चलते हैं इस वायर में कहीं दिक्कत आ गई, ये जो वायर है, ये वाली नीचे वाली वायर जो है, जो न्यूक्लियर से नीचे वायर आ रही है, अगर इन वायर में दिक्कत आई, ये वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है हमारे फेस से। इन वायर में दिक्कत आने की वजह से, क्योंकि ये मेन ऊपर से कनेक्शन सब ओके है, लेकिन नीचे वाला कनेक्शन मेन जो वायर सप्लाई करी थी, जो बल्ब जिस वायर ने बल्ब को आके सप्लाई किया, अगर वायर ही कट गई तो सारा कनेक्शन खत्म। तो किसी को अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो उसका पूरा हाफ फेज अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही तार आ रही थी, अगर एक तार कटी तो पूरा सिस्टम खत्म। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट अपर मोटर न्यूरॉन का और लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस का। अगर आपको अब भी इसमें डाउट है तो आप वीडियो को पीछे जाकर दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और सिंपल से इस वायर के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कैसे कितना अच्छे तरीके से जो हमारा सिस्टम है हमारे न्यूक्लियस का 7 नर्व के, वो अरेंज्ड है, जिसकी वजह से डिफरेंट पैटर्न ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है जब भी हमारा यूएमएन अफेक्ट होगा। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड पर डायग्राम है, ये जो पिंक कलर की वायर दिख रही है आपको, ये पिंक 1 एंड पिंक 2 एंड पिंक 1 एंड पिंक 2, मतलब जो अपर हाफ वाला ये पोर्शन है इसके पास दोनों तरफ से सप्लाई है ब्रेन के, ये सेंट्रल कोर्टेक्स के, मतलब जो हमारा कोर्टेक्स काम कराना चाह रहा है, सेरेब्रल कोर्टेक्स, वो इंफॉर्मेशन दोनों साइड से दे रहा है। लेकिन जो लोअर हाफ है उसके पास सिर्फ एक तरफ से सप्लाई है, वो भी कॉन्ट्रालेटरल, राइट वाला लेफ्ट न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर किसी को न्यूक्लियस से नीचे मतलब एलिमेंट लीजन होता है तो उसका पूरा हाफ फेस इफेक्ट होगा, क्योंकि वो सिंगल ही कनेक्शन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी का यूएमएन लीजन मतलब कि न्यूक्लियस जो रीजन है, न्यूक्लियर रिले सिस्टम, ये वाला इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, अगर इससे ऊपर का सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो अपर हाफ जो है वो फेस का वो अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्शन है। एक कट भी जाएगा दूसरा तो बचा ही हुआ है, दो ट्रांसफॉर्मर है ना, एक से कनेक्शन आ रहा है दूसरे से भी आ रहा है एक ही जगह पे, तो अगर एक हट भी गया तो दूसरा तो बचा हुआ है ना, तो इसलिए अपर हाफ हमेशा
बच जाता है यूएमएन में। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो आगे हम अब मूव करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फेशियल, अब तक हम समझ चुके हैं कि बेल्स पाल्सी भी एक टाइप की फेशियल पाल्सी है जिसका इडियोपैथिक कोज है, मतलब कोज नहीं पता हो। जब भी किसी ऐसी टाइप की पैरालिसिस जो कि एलएमएन हो, उसका कोज ना पता हो, उसको बोला जाता है बेल्स पाल्सी। और क्योंकि इसका बेल्स पाल्सी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सर चार्ल्स बेल जो थे 1821 में उन्होंने इस कंडीशन के बारे में बताया था कि एक टाइप की एलएमएन मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल पैरालिसिस है। अब इसको याद करने के लिए एक निमोनिक भी याद कर सकते हो। बेल में आता है एल, एलएमएन में आता है एल, तो एल इज इक्वल टू एल, तो मतलब बेल्स पाल्सी इज इक्वल टू एलएमएन। और एलएमएन हमें पता है कि नीचे सिर्फ एक ही वायर आ रही है जो डायरेक्ट सप्लाई दे रही है किसको, हमारे हाफ फेस को। तो अगर वो वाली वायर काट देंगे तो हमारा हाफ फेस खत्म, ठीक है। तो एलएमएन में हाफ फेस निपटा। तो इसको दूसरा नाम होता है पेरिफेरल नर्व पाल्सी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमारा मिड ब्रेन के अंदर है, उसके बाद से जो नर्व निकली वो पेरिफेरी में जा रही है, मतलब यहाँ से ईयर कैनाल के थ्रू हमारा जो है फेशियल मसल को सप्लाई कर रही है, तो वो पेरिफेरल में है मसल, इसलिए उसको बोला जाता है पेरिफेरल मसल पाल्सी या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। So my dear friends, this is just a difference between the Bell's palsy and acute stroke. Acute stroke क्योंकि एलिमेंट टाइप आपका यूएमएन टाइप का लीजन है। यूएमएन मतलब एक ऐसी टाइप की फेशियल पाल्सी जो कि सुप्रा न्यूक्लियर, क्योंकि स्ट्रोक जो होता है एक कार्डियोवास्कुलर डेफिसिट होता है जो कि हमारे सेरिब्रल सिस्टम को अफेक्ट करता है। जब भी उसमें ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जो ब्रेन अगर काम नहीं करेगा, जो मेन ट्रांसफॉर्मर सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो अगर किसी का राइट साइड वाला ब्रेन सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट साइड का लोअर हाफ फेस है वो अफेक्ट होगा, लेकिन अपर हाफ वाला बच जाएगा क्योंकि ये वाला खराब हुआ है लेकिन ये वाला ट्रांसफॉर्मर ओके है। और इसके ओके होने की वजह से हमें पता है कि जो ऊपर वाला रिले सिस्टम है उस पे दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ से वायर कनेक्शन जोड़ दिया था किसने, इलेक्ट्रीशियन ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट कॉमन डिफरेंसेस के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेल्स पाल्सी और एक्यूट स्ट्रोक के बीच में। एक तो एज, बेल्स पाल्सी जो होता है वो यंग एज में ज्यादा कॉमन होता है, स्ट्रोक इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पीपल। एंड टाइम जो कोर्स होता है बेल्स पाल्सी का वो होता है कि ट्रिगरिंग फैक्टर होने के बाद कुछ आवर्स टू फ्यू डेज के अंदर। और एक्यूट स्ट्रोक क्योंकि एक सीवियर कंडीशन है जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डेफिसिट होने की वजह से सेकंड्स टू मिनट में पेशेंट को सिम्टम आने लगेंगे कि बोलने में दिक्कत होगी, स्माइल नहीं कर पाएगा, एंड दे आर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विल बी प्रेजेंट लाइक वीकनेस, numbness of different extremities, paralysis of the body, double vision, swallowing में difficulty, ataxia and balance, and these are some of the characteristics of an acute stroke or transient acute ischemia. So my dear friends, अब दूसरा डिफरेंस ये आया अपर फेस एंड लोअर फेस। हमें वो तो चीज समझ आ चुकी है अब तक कि एलएमएन में अपर और लोअर फेस दोनों अफेक्ट होते ही होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही वायर आ रही है पेरिफेरी में, अगर वही काट दी तो दोनों पूरा सिस्टम खत्म, सिंपल। लेफ्ट की वायर लेफ्ट में आ रही है, राइट की वायर राइट में आ रही है। लेकिन जो हमारा एक्यूट स्ट्रोक है वो एक यूएमएन टाइप का लीजन है। यूएमएन मतलब न्यूक्लियस से ऊपर का लीजन, जहां पे डबल कनेक्शन आ रहा है हमारे अपर फेस के पास और सिंगल कनेक्शन आ रहा है लोअर फेस के पास। तो अगर एक साइड का काट भी दोगे तो लोअर फेस तो चला जाएगा लेकिन अपर वाला बच जाएगा क्योंकि दो कनेक्शन है। इसलिए लोअर फेस इज ऑलवेज अफेक्टेड इन एक्यूट स्ट्रोक, बट योर this upper face may or may not be affected, and in most of the cases it is not affected. अब सेकेंडरी फीचर क्या देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर किसी पेशेंट को अगर फेशियल पैरालिसिस हो चुका है, apart from the weakness and apart from the action of facial expression that person is not able to perform, these are the some secondary problems or features that are present with facial paralysis, like जो हमारी फेशियल नर्व होती है उसमें एक आपको जो है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग जो है उसको एक नर्व सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनी। एंड कॉर्डा टिम्पैनी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो अगर फेशियल नर्व अफेक्ट होती है तो जो हमारी एंटीरियर टू थर्ड टंग है उसकी उसमें एनास्थीसिया हो जाता है। एनास्थीसिया मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, फर्स्ट फीचर। दूसरा एक चीज होती है बेल्स फिनोमेना। बेल्स फिनोमेना क्या होता है कि जो एक पेशेंट है क्योंकि उसकी जो ऑर्बिकुलर, अगर किसी को एलिमेंट टाइप का पैरालिसिस हुआ है, यूएमएन में नहीं, क्योंकि यूएमएन में क्या होता है कि अपर हाफ तो बच गया, तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कौन सी मसल है जो आई की क्लोजिंग में हेल्प कर रही है, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की जो मसल है अगर वो वीक होती है तो पेशेंट प्रॉपर्ली आईज को क्लोज नहीं कर पाएगा, पेशेंट की एक आई थोड़ी ओपन रहेगी जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो आई बॉल है वो थोड़ा में प्रोट्रूड दिखेगा, उसको बोलते हैं लबोप्थाल्मस। और दूसरा बेल्स फिनोमेना क्या होता है, जब हम नॉर्मली आईज क्लोज करते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल में जो हमारा आई बॉल होता है वो अप और इनवर्ड मूव करता है,
लेकिन इस पेशेंट में क्या है, वो मैकेनिज्म ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट प्रॉपर्ली आई को क्लोज नहीं कर पा रहा। तो जब पेशेंट आई क्लोज करने की कोशिश करता है, आई बॉल मूव ऊपर कर जाती है, तो हमें बिल्कुल व्हाइट आई देखने को मिलती है एकदम से, जो उसका जो मेन कॉर्निया वाला रीजन है वो ऊपर मूव कर जाता है। तो इस फिनोमेना को बेल्स फिनोमेना बोला गया, क्योंकि ये बेल्स ने फाइंड किया। तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों के पास एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, जो जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि वो कौन सी नर्व है जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी नर्व ऑफ बेल, जो कि सर चार्ल्स बेल्स ने ही डिस्कवर करी थी। उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वो कौन सी नर्व है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी नर्व ऑफ बेल, और वो कौन सी मसल को सप्लाई करती है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि फेशियल पैरालिसिस अगर किसी को हो गई है, किसी भी टाइप की फेशियल पैरालिसिस, किसी भी कोज की वजह से फेशियल पैरालिसिस, तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या बोलती हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है कि कौन कौन से फंक्शनल डेफिसिट हैं, जिससे कि पता चलेगा कि यूएमएन टाइप का दिक्कत है या फिर एलएमएन टाइप का। यूएमएन होगा तो मतलब लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्टेड, एंड अप और एलएमएन होगा तो हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम पेशेंट को आईज क्लोज, ओपन, फ्रॉनिंग करने में बोलेंगे, आईज ब्लिंक करने को बोलेंगे, इन्फ्लेट जिससे कि बक्सीनेटर चेक कर सके, स्माइल करने को बोलेंगे, रिजोरेस चेक कर सके, हम फ्रंटालिस मसल चेक कर सकते हैं, विस्लिंग पेशेंट को विसल करने को बोलेंगे, पेशेंट को ग्रीमेस करने बोलेंगे, जिससे कि डिफरेंट मसल जो है, देयर आर मोर देन 20 मसल्स आर प्रेजेंट बायलेटरली ऑन आवर फेस दैट function in a coordinated manner to create certain type of actions, जो कि आप पेशेंट से करवा के देख सकते हैं, जिससे कि पता चलेगा कितना लेवल है पैरालिसिस का और वीकनेस का। सो वो डिफरेंट एक्शन करवाने के लिए आपको बेसिक मसल की एमएमटी पता होनी चाहिए, और उनका फंक्शन, उनका नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। और आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि हमने फेशियल मसल की एमएमटी भी एक्सप्लेन करी है एक प्रीवियस वीडियो में, वो भी आज जाकर देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम मसल चार्टिंग करेंगे और सेंसरी असेसमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक आया है, उसकी वजह से बॉडी में और भी चेंजेस आए होंगे, जिससे कि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी को सिंपल टाइप ऑफ बेल्स पाल्सी हुआ है तो उसमें ओरल प्रेडनिसोलोन 60 to 80 mg पर डे। एंड ये वीडियो जो है वो एक मेडिकल एडवाइस नहीं है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो ओरल प्रेडनिसोलोन जो है 60 to 80 mg पर डे दिया जाता है, साथ में एंटीवायरल्स, क्योंकि वायरल जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोज है, लाइक हर्पीज जोस्टर वायरस, जो कि मोस्ट कॉमन कोज है, जो कि कोज कर सकता है आपका फेशियल पैरालिसिस, तो एसाइक्लोविर एंटीवायरल दी जाती है। दूसरा, क्योंकि पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज आईज प्रॉपर्ली ड्यू टू एलएमएन लीजन, सो उस कंडीशन में पैचेस या फिर आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिससे कि हमारा जो आई का जो कवरिंग है, जो कॉर्निया है, वो ज्यादा अफेक्ट ना हो, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जो आई क्लोजिंग होती है तो वेट हो जाती है, लेकिन वेट नहीं होगी तो वो जहाँ पे ड्राइनेस हो सकती है, उसकी वजह से पेशेंट को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर पेशेंट बहुत ज्यादा केयर नहीं कर रहा है तो। दूसरा, इन 80 to 85% जो केसेस में ये कंडीशन 2 वीक्स to 3 मंथ्स के बीच में ऑटोमेटिकली इस ट्रीटमेंट के दौरान ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एज फार एज फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशन इज कंसर्न, उसमें क्या क्या हमारे पास मोडालिटीज अवेलेबल हैं जिनका हम यूज करते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। वो है एक्सरसाइजेस, बायोफीडबैक विद मिरर एक्सरसाइज, बायोफीडबैक फॉर मिरर एक्सरसाइज, जिसमें कि पेशेंट को ट्रेन कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन। Alongside, we can give facial massage to stimulate the muscles, to increase the blood flow to the muscles, and to decrease the adhesions of the tightened muscles, and to decrease the asymmetry. Moreover, we can also provide the facial PNF. PNF means proprioceptor neuromuscular facilitation, and we can also provide the galvanic stimulation, and some people provide the Faraday stimulation to stimulate those denervated muscles, जिससे कि वो जल्दी अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ सके और नॉर्मल फंक्शन पेशेंट अपनी लाइफ में परफॉर्म कर सके, जो कि हमारे फेशियल मसल्स का है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, kindly hit the like button and share this video to your friends and colleagues. So for till then, stay tuned and stay connected. Thanks a lot for watching this video.